कल हमने आयनिक बॉन्डिंग डिस्कस की थी फॉर सॉलिड्स। आज कोवेलेंट बॉन्डिंग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से दो सॉलिड के एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। Covalent bonding is the sharing of electron between the atoms. This type of bonding occurs between two atoms of same element where the elements close to each other in periodic table. This bonding occurs primarily between non-metals, however it can also occur between non-metals and metals. वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी फॉर्मेशन होती है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग दो सेम एलिमेंट के जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो उससे जो बॉन्ड बनता है यूजुअली वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरह से देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। दो हाइड्रोजन एटम्स जब अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह O2 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए भी दो ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। जब दो ऑक्सीजन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड उनके दरमियान बनता है। तो सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो उससे उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके अलावा ऐसे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में क्लोज होते हैं उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यूजुअली जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। दो नॉन मेटल एटम्स जो होंगे उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन कुछ केसेस में मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। If the atoms have similar electronegativities, that is the same affinity for electrons, covalent bonds are most likely to occur because both the atoms have same affinity for electrons and neither has a tendency to donate them. They share electrons in order to achieve octet configuration and become more stable. ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है, लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उनकी जो एफिनिटी है फॉर इलेक्ट्रॉन्स वो सेम होगी, ऐसे दो एटम्स के दरमियान हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्योंकि दोनों एटम्स में से एक भी एटम की एबिलिटी नहीं है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है, जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, उन एटम्स के दरमियान हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 जैसे H2 मॉलिक्यूल है या O2 है या N2 है, इन सब केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है बिटवीन एटम्स। लेकिन CH बॉन्ड जैसे है तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो नेचर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। In addition, the ionization energy of atom is too large and electron affinity of atom is too small for ionic bonding to occur. आयनिक बॉन्डिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? आयनिक बॉन्डिंग के लिए जो जैसे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लेस होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत इजीली अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते हैं। तो इजीली उनके मेटल एटम्स में कैटायंस की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन बहुत हाई होती है, तो वो बहुत इजीली जो सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन यूज करता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होते हैं और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्डिंग उनके दरमियान नहीं हो सकती। इसीलिए उन एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इसके एग्जांपल में
जैसे कार्बन एटम है, कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्या होगी, 1s2 2s2 and 2p2। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है। अब कार्बन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी हाफ ऑक्टेट इसका है और हाफ इसको कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कार्बन के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना और जो है वो फेवरेबल नहीं होता, हाईली अनफेवरेबल होता है। इसीलिए कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और शेयरिंग से वो बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड की नेचर सिंगल, डबल या ट्रिपल हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो शेयर हुए। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। Covalent bond includes interactions of sigma and pi orbitals. Therefore, covalent bond leads to the formation of single, double, and triple bonds. Covalent bonds की formation में sigma orbitals और pi orbitals दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए 3 different टाइप के bonds बनते हैं इन covalent bonding: single bond, double bond और triple bond। सिग्मा ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स, एक सिग्मा और एक पाई ऑर्बिटल्स के जब ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा तो वो होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जिस केस में 2 पाई ऑर्बिटल्स होंगे तो फिर वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें 2 एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ हो। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है इसकी। हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता ही एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उनके दरमियान इस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की वजह से बॉन्डिंग हो जाएगी और H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह PCl3 है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्फोरस को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब फास्फोरस और क्लोरीन जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करते हैं तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इसके अलावा 2 और टर्म्स यूज होती है यहाँ पे, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट क्या होती है, अब जिस तरह से PCl5 की एग्जांपल लेते हैं, PCl3 के मॉलिक्यूल में देखें, फास्फोरस ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं 3 क्लोरीन एटम्स के साथ, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर प्रेजेंट है। जब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको फास्फोरस यूटिलाइज करेगा और 2 बॉन्ड्स और बनाएगा क्लोरीन के साथ, तो PCl5 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। इन केस ऑफ PCl3 फास्फोरस के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देखिए फास्फोरस के ऑक्टेट में PCl3 के केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इन केस ऑफ PCl5 फास्फोरस के ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसे कहा जाता है जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस शेल में तो इसे कह देते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया PCl5 मॉलिक्यूल में, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन PCl5 के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड हो गया है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट के लिए बेरिलियम की एग्जांपल लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो बेरिलियम शेयर करता है विद 2 फ्लोरीन एटम्स, BeCl2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है बेरिलियम क्लोराइड। तो इस केस में देखें जब बॉन्ड बना देता है बेरिलियम 2 क्लोरीन एटम्स के साथ, तो अब इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कोवलेंट बॉन्ड तो बन गया बेरिलियम और क्लोरीन के दरमियान, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है। तो इसे कहा जाता है
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड तो बन गया है लेकिन ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ बेरिलियम का, तो इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। नेक्स्ट आ जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। दो एटम्स के दरमियान जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो, उससे जो बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ bond formed between two atoms by sharing of two electron pairs is known as double covalent bond. जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन अपने इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो इधर में डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। दो एटम्स के दरमियान जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जब अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये जितने भी अभी हमने सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स देखे हैं, ये बॉन्ड्स प्योर एस या प्योर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने थे। जैसे देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं, 2 पी ऑर्बिटल्स की शेयरिंग से ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बना है। इसी तरह से नाइट्रोजन में देखें तो 3 पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, और अगर हाइड्रोजन में देखें तो 2 एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है। इसी तरह PCl5 में भी p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग होती है, ऐसी बॉन्डिंग को कहा जाता है हाइब्रिड बॉन्डिंग, रिमूवल ऑफ ऑर्बिटल्स को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसकी सिंपल एग्जांपल है मीथेन मॉलिक्यूल की। मीथेन में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ग्राउंड स्टेट देखें इसका कैसा होगा, CH4 के इलेक्ट्रॉन्स के यूनिट देखें ग्राउंड स्टेट, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 2p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब ये 2s में जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्साइट किया जाएगा तो एक्साइट होके 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब जितने भी 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उन सब में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये एक s और 3p ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे, कंबाइन होंगे, तो इससे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी, शेप सब कुछ सेम होगा। इन ऑर्बिटल्स sp3 ऑर्बिटल्स की शेयरिंग से फिर जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा sp3 हाइब्रिड बॉन्डिंग। तो देखें जब हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स की शेप या उनके बॉन्ड एंगल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल की शेप लीनियर होती है। इसी तरह एक s और 2 p ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल की शेप होती है ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन, उस केस में आती है sp2। एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। एक s 3p और एक d ऑर्बिटल्स, s और p का तो हमने देखा इन केस ऑफ CH4। इसके अलावा s p और d ऑर्बिटल्स की भी ओवरलैपिंग हो सकती है, उनके कॉम्बिनेशन से भी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। तो sp3d के केस में जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। इसी तरह एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल्स जब मिक्स होंगे तो इससे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और मॉलिक्यूल की शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या उनकी शेप को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा
अब ये CH4 में जो बॉन्डिंग है वो किससे बनी हुई है? हाइब्रिड बॉन्डिंग है, क्योंकि S और P ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया हुआ आपस में। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दोनों, इनकी जो कॉम्बिनेशन होगा, जो बॉन्डिंग होगी, इसे कहा जाएगा हाइब्रिड बॉन्डिंग। और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एक टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड formed between two atoms in which shared pair of electrons is contributed by only one of the atom। तो ऐसे एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बने जिसमें जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक एटम ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी रोल नहीं है उस बॉन्डिंग में। इस तरह की बॉन्डिंग को कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उस एटम को कहा जाता है डोनर एटम, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या एक्सेप्टर एटम। कोवैलेंट बॉन्ड को डिनोट करने के लिए एक एरो यूज किया जाता है जिसका हेड पॉइंट कर रहा होता है टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देखिए, अमोनिया मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन आयन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन अमोनिया। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के साथ हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है, हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर करता है, और जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये देखें, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को एक एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसका हेड पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम। Two main approaches are used to describe and explain covalent. Those are molecular orbital theory and valence bond theory. तो कोवैलेंट बॉन्डिंग सॉलिड्स में कोवैलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस यूज की जाती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हर थ्योरी के अपने कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जिनको वो एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन एक भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो मॉलिक्यूल्स या कोवैलेंट बॉन्डिंग के हर एस्पेक्ट को फुली एक्सप्लेन कर सके। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वेस्पर थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन भी, इन दैट केस इनके कॉम्बिनेशन से हम मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन थ्योरीज से मॉलिक्यूल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इन कंट्रास्ट अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखें तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन मॉलिक्यूलर शेप ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। तो हर थ्योरी के अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं इन वन वे और द अदर वे, लेकिन कोई एक भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो फुली कोवैलेंट बॉन्डिंग के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर सके। कुछ मेन पॉइंट्स जनरली डिस्कस करते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसलिए जस्ट कुछ मेन पॉइंट। अकॉर्डिंग टू एमआईटीज के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं, उनको देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग occurs when atomic orbitals on adjacent atoms overlap to form a molecular orbital that is extended on more than one atom. कोवैलेंट बॉन्डिंग कब होगी? अकॉर्डिंग टू एमओटी कोवैलेंट बॉन्डिंग उस वक्त होगी जब दो एडजेसेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक से ज्यादा एटम के ऊपर एक्सटेंड हो जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ एक एटम के अराउंड प्रेजेंट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक से ज्यादा एटम के ऊपर एक्सटेंड हुआ होगा। वो डिपेंड करेगा कि कितने एटम्स के ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो एटम्स पे एक्सटेंड हुआ होगा। अगर तीन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तीन एटम्स पे एक्सटेंड हुआ होगा। There are three types of molecular orbitals: bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital, and non-bonding molecular orbitals. तीन टाइप के molecular orbitals present होते हैं: bonding, anti-bonding, and non-bonding.
The number of resulting molecular orbitals are same as those of number of contributing atomic orbitals. जितने atomic orbitals इन्वॉल्व होंगे molecular orbital की फॉर्मेशन में, उतने ही number of molecular orbitals जनरेट होंगे by overlapping. एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच इज आल्सो नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच इज आल्सो नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. The energy of bonding molecular orbital is lower than those of contributing atomic orbitals, whereas energy of anti-bonding molecular orbital is higher than contributing atomic orbital. Non-bonding molecular orbital has essentially same energy as that of individual atomic orbitals. Molecular orbital की energy atomic orbital से less होती है. Anti-bonding molecular orbital की energy atomic orbital से हायर होती है. नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है एज दैट ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिलेट करने के लिए सिग्मा और पाई यूज किया जाता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिलेट करने के लिए सिग्मा स्टार और पाई स्टार यूज किए जाते हैं. Electrons are filled up in molecular orbital according to Moore's rule and F-bar principle. Number of bonds formed between two atoms after atomic orbital overlap is called bond order. Atomic orbital के overlap से कितने number of bonds बनते हैं दो atoms के दरमियान, इसको इस number of bonds को कहा जाता है जो बनते हैं atomic orbitals के overlapping के साथ, इसको कहा जाता है bond order. Bond order कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो यूज होता है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2. तो अगर आपको ये पता होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम्स के दरमियान बनेंगे. Atomic orbitals of same energy are shown at same level. The difference between the energy of atomic and molecular orbital depends upon extent of overlapping of atomic orbitals. A larger overlap results in greater lowering of energy at of bonding molecular orbital and corresponding larger rise in energy of anti-bonding molecular orbital. तो energy atomic orbitals और bonding या एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या था एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान. अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई था, बहुत लार्ज ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जिस केस में, तो उस केस में दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज्यादा लो होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ज्यादा हाई होती है. तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा. नेक्स्ट आ जाती है VBT. VBT के assumptions के अकॉर्डिंग a covalent bond is formed by the overlapping of orbitals of two atoms. VBT के अकॉर्डिंग जो दो एटम्स के ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं उनकी ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. इन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली दोज ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग दैट आर हाफ फिल्ड. तो VBT के अकॉर्डिंग से वो ही ऑर्बिटल्स कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्ट ले सकते हैं जो हाफ फिल्ड होंगे. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड हैव टू बी ऑपोजिट. कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए. एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू VBT. The mutual sharing of electrons between two atoms occur in two ways and as a result two types of bonds are formed, that is sigma and pi bond. तो VBT के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है दो एटम्स के दरमियान, दो तरह से एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं और ऐसे ऐसे दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड. Sigma bond is formed by the linear overlap of partially filled atomic orbital. This type of overlap is maximum and hence forms a
Strong bond overlap may be SS, SP, and PV overlap. In signal bond, electron density is maximum between two bonded nuclei. The shared pair of electrons are attracted by two nuclei and a resultant decrease in energy occurs. तो linear partially filled atomic orbitals जब linearly overlap करते हैं, linear overlap से जो bond बनता है उस bond को कहा जाता है सिग्मा bond. सिग्मा बॉन्ड के केस में ओवरलैप मैक्सिमम होता है. बॉन्ड की बॉन्ड जो बनता है उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है. सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. सिग्मा बॉन्ड के में जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं एस ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, पी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं या फिर एस पी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. इन सब की आप एग्जांपल्स पिक्चर में देखिए. H2 molecule is the example of SS overlap. CH4 molecule is the example of sp overlap, and O2 and N2 molecules are the examples of pp overlap. तो सिग्मा बॉन्ड के केस में दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मैक्सिमम होती है. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान प्रेजेंट होता है. दोनों न्यूक्लियाई से वो बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो रहा होता है, इसलिए इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी हाई होती है. तो जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. Pi bond is formed by sideways or parallel overlap of orbitals of two already bonded atoms is called pi bond. Pi bond दो ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है जो ऑलरेडी बॉन्डेड थे थ्रू सिग्मा बॉन्ड. अब उन दो एटम्स के p ऑर्बिटल्स जब साइडवाइज या पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो होता है पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड इतना वीक होता है कि अगर सिग्मा तब होता है पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड इतना वीक होता है कि अगर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट ना हो तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो पाई बॉन्ड की एग्जिस्टेंस तब होती है जब ऑलरेडी एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है जो कि सिग्मा बॉन्ड है. तो साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो दो रीजन्स में प्रेजेंट होती है. एक बॉन्ड एक्सिस के अबव और दूसरी बॉन्ड एक्सिस के बिलो. सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी थी वो बॉन्ड एक्सिस वो एक ही रीजन में प्रेजेंट थी, बॉन्ड एक्सिस के अराउंड प्रेजेंट थी. लेकिन इन केस ऑफ पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो रीजन में प्रेजेंट होती है, अबव एंड बिलो द प्लेन. इसीलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वीक होती है. नेक्स्ट आ जाती है वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी भी कोई मॉडल को एक्सप्लेन करती है. And according to Vesper theory, the suitable arrangement of electron pairs around the central atom is in a valence shell is such that they remain at maximum distance from each other to minimize repulsion. तो Vesper theory या valence shell electron pair repulsion theory basically इस प्रिंसिपल पे बेस करती है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि रिपल्शन मिनिमाइज कर सके. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के होते हैं इसलिए वो रिपल्शन करते हैं. तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज होंगे तो वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके दरमियान की जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके. A lone pair is capable of occupying more space on the central atom than a bonding pair, hence it will cause more repulsion compared to the bonded pair. मॉलिक्यूल में लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर. बॉन्डेड पेयर वो होता है जिसने बॉन्डिंग में पार्ट लिया हुआ. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता. तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड होता है विद द न्यूक्लियस, इसलिए ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. और इसकी रिपल्शन भी जो लोन पेयर की होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्डेड पेयर. अगर ऑर्डर ऑफ रिपल्शन देखें इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान तो लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान की जो रिपल्शन होगी वो सबसे ज्यादा होगी. उसके बाद होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, और सबसे एंड में आती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो दो बॉन्डेड पेयर्स के दरमियान रिपल्शन सबसे कम होती है और सबसे हाई रिपल्शन होती है बिटवीन टू लोन पेयर्स. The overall symmetry of molecule depend upon number of electron pairs in the shell of central atom. तो मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जो मॉलिक्यूल है उसकी ओवरऑल ज्योमेट्री डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे. सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनकी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ओवरऑल क्या है.
Coordination number and geometries around central atom are given by combined total of covalent bonding. Pairs and lone pairs of electrons. Working on the principle that electron repulsion causes these pairs of electrons to arrange themselves as far apart as possible in the space. Lone pairs are more tightly to the nucleus than non pairs, for which effectively means that they occupy more space and cause distortion from ideal symmetries. तो अभी ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस चेंजेस के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उन पे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है। और मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं? 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर। तो जब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते हैं उस वक्त इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स का कंबाइंड इफेक्ट लिया जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके टोटल कंबाइंड इफेक्ट की बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिसाइड किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन हाई होती है, इसलिए बॉन्डेड पेयर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि अपने रिपल्जन को मिनिमाइज कर सके। लोन पेयर्स ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, देन बॉन्डिंग पेयर्स और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल। जब इनकी रिपल्जन भी लोन पेयर की हाई होती है ज्यादा, तो लोन पेयर की हाई रिपल्जन की वजह से भी जो मॉलिक्यूल्स की आइडियल सिमेट्रीज होती है या आइडियल ज्योमेट्रीज होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। जैसे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेसिस पे आइडियल शेप्स कुछ गिवन है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होंगे तो उस केस में मॉलिक्यूल की शेप होती है लीनियर, आइडियल शेप की बात कर रहे हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो इसकी शेप भी लीनियर होती है। इसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल की शेप ट्रायंगुलर होगी। इसकी एग्जांपल है BCl3। सिमिलरली 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल एज इन केस ऑफ CH4। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 है तो मॉलिक्यूल की आइडियल शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है BCl5। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो आइडियल शेप ऑक्टाहेड्रल होगी और एग्जांपल इसकी है SF6। ये सब आइडियल शेप्स हैं जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें आइडियल शेप जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि डिस्टॉर्शन हो जाती है। इसके 2 एग्जांपल्स हैं अमोनिया और वाटर। अमोनिया में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है तो इसकी आइडियल शेप क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन इसकी आइडियल शेप टेट्राहेड्रल नहीं होती बल्कि ट्राइगोनल, इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। अब इसकी रीजन क्या होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्डिंग पेयर है। तो वेस्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर को रिपल्स करेगा, रिपल्जन कॉज करेगा। तो जो बॉन्डेड पेयर्स होंगे वो इस तरह से अरेंज होंगे कि वो रिपल्जन को मिनिमाइज कर सके। तो क्या होता है बॉन्डिंग, जब रिपल्जन होती है लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के दरमियान, तो जो बॉन्डिंग पेयर्स है NH के 3 बॉन्डिंग पेयर्स है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आइडियल बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज 109.5 डिग्री। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन हो रही है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से जो तीनों बॉन्डिंग पेयर्स हैं वो एक दूसरे के करीब मूव कर रहे हैं। जब वो करीब मूव कर रहे हैं तो उनके दरमियान का जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वो रिड्यूस होके 107.5 हो जाता है। इसलिए इनकी जो शेप होती है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाती है। इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल शेप ये नाइट्रोजन का अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है। इसी तरह वाटर है, वाटर की
पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। आउट ऑफ दिस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लोन पेयर रिपल्जन ग्रेटर हो गया एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्जन। तो जो दोनों लोन पेयर्स जो ऑक्सीजन एटम पे है जब वो रिपल्स करते हैं तो उसके बॉन्डेड पेयर्स करीब आ जाते हैं और आइडियल बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम 109.5 डिग्री टू 104.5 डिग्री और मॉलिक्यूल की शेप होती है वी शेप इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल। तो अब देखिए वाटर के केस में बॉन्ड एंगल अमोनिया से भी ज्यादा रिड्यूस हो गया। अमोनिया में आइडियल बॉन्ड एंगल in case of 4 electron pairs at tetrahedral geometry is 109.5, लेकिन अमोनिया में ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर 107.5 हो गया है। वाटर में अमोनिया से भी ज्यादा रिड्यूस हुआ है 104.5, क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जबकि वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अमोनिया के केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन हुई थी, लेकिन वाटर के केस में लोन पेयर रिपल्जन हुई है। तो लोन पेयर रिपल्जन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, इसलिए बॉन्ड एंगल भी वाटर मॉलिक्यूल का ज्यादा रिड्यूस होता है। ये डिफरेंट थ्योरीज थी, ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये कोवैलेंट बॉन्डिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करती हैं। तो ज्यादा इनकी डिटेल में इतना जाके हमें नहीं देखना, जस्ट एक ओवरव्यू लेना है कि किस तरह से ये डिफरेंट थ्योरीज कंट्रीब्यूट करेंगी इन दी कोवैलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट टाइम फिर और कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।